Hello students, in this video we will discuss about properties of definite integrals. Already हम definite integrals के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं. Definite integral by substitution and normal definite integral and definite integral का physical significance जो होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ है. अभी हमारे पास definite integral की कुछ properties होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे एंड हम उनका significance भी देखेंगे कि आया क्यों है. जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर मेरे को एक इंटीग्रेशन करना है a to b जिसमें a होता है मेरा लोअर लिमिट, b होता है मेरा अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेशन के बाद मान लीजिए फंक्शन आता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं बी एंड ए पे. ओके, तो अपर लिमिट में से वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है. ठीक है, और हमने क्या बोला था, एक्चुअली इट इज आइडियली एरिया अंडर द कर्व देता है. ठीक है, अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक फंक्शन है, पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं कुछ ऐसी होगी. पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स और इट इज़ वेरिंग फ्रॉम ए टू बी डी एक्स. तो अब अगर मान लो आप एक्स को टी की तरह ट्रीट करो तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी. ओके, तो डी टी हो जाएगा तो ये एफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ टी में, डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मेरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगे. ऑलरेडी वैसे तो हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे, सब्सटीट्यूशन में, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल बाई सब्सटीट्यूशन पढ़ा था. तो देखो कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती हैं. अब आप कहते हो कि लोअर लिमिट मेरी x इक्वल टू ए है, तो अगर x के करस्पॉन्डिंग a है तो t के करस्पॉन्डिंग भी ये लोअर लिमिट a ही होगी, तो यहाँ पे अगेन a आ जाएगा. अगर x करस्पॉन्डिंग b है अपर लिमिट, तो t के करस्पॉन्डिंग भी अपर लिमिट क्या हो जाएगी b, इट मीन्स b. अब क्या हुआ इसका मीनिंग, आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. एक इस तरीके से हुआ. ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्सटीट्यूशन से चेंज कर सकते हो. ये तो होती है प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या कहती है. प्रॉपर्टी 2 कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, और आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. देखो मैं कैपिटल एफ लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग यही समझ लेना कि आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कैपिटल एक्स एफ एक्स मिलता है. ठीक है, इसीलिए ऐसा मैंने किया हुआ है. तो अब देखो आइडियली आपने क्या किया कि अपर लिमिट फंक्शन एंड माइनस लोअर लिमिट किया, तो क्या मैं यहाँ पे अगर माइनस साइन -1 कॉमन लूँ तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. यस, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि -1 बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल बोल सकता हूँ. तो मैंने आइडियली किया क्या है, मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है. तो लिमिट्स को इंटरचेंज करने पे एक नेगेटिव साइन आगे आ जाता है. इट मीन्स ए टू बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डी एक्स जब आप करते हो, आप माइनस साइन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स भी कर सकते हो. क्यों, क्योंकि आपने लिमिट्स को चेंज किया है तो नेगेटिव साइन आता है. तो वेन एवर यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट, मीन्स आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर को लोअर बना रहे हो. जैसे हमने यहाँ पे किया है कि बी को हमने लोअर बना दिया है और ए को अपर बना दिया है, तो हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन अपनी तरफ से इंसर्ट करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि ये चीज़ें कंपनसेट हो सकें. तो ये होती है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2. अब मान लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3. देखो क्या होता है. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, मान लीजिए आपका एक फंक्शन है जो कि ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है. अब ऐसे आइडियली हमने क्या बात किया, हमने बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन वो देता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका फंक्शन कुछ ऐसा था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और आपका फंक्शन जो ट्रेवल कर रहा है वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसा. और यहाँ पे है मेरी लोअर लिमिट ए और यहाँ पे है कहीं मेरी अपर लिमिट बी. तो हमने क्या करना है, हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना है. तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि हम एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल रहे हैं तो क्या मैं इसकी लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर सकता. मान लो इसके बीच में एक नया टर्म लाई कर रहा होगा सी, दूसरा टर्म लाई कर रहा होगा डी, ऐसा एंड अप टू बी ऐसे. तो मैं इसके एरिया को क्या ऐसा नहीं कह सकता कि ये एरिया कैलकुलेट करूँ, ये वाला एरिया कैलकुलेट करूँ, ये वाला एरिया कैलकुलेट करूँ और सबको ऐड कर दूँ. तो A1 A2 और A3, क्या इसकी वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 नहीं होगी, आइडियली होगी. तो क्या अगर ऐसे होगी तो मैं लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर सकता. ए से लेके पहले मैं सी तक गया, एफ एक्स डी एक्स किया, एरिया 1 निकाला, फिर मैं सी से डी तक गया, एफ एक्स डी एक्स निकाला, एरिया A2 निकाला, फिर डी से लेके मैं कहाँ तक गया बी तक,
एफ एक्स डी एक्स निकाला तो मैंने एरिया A3 निकाला। तो आइडियली बोला जाता है कि अगर आपकी लिमिट्स है और लिमिट को कहीं ब्रेक कर सकते हो, आप बीच में कुछ पॉइंट्स डालना चाह रहे हो तो आप इजीली पॉइंट्स रख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होता है इस चीज़ में। ये होती है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है जो कि a से b तक अगेन एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो आप एक नया फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो जिसमें x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो एंड dx। देखो अगर a प्लस बी माइनस एक्स से dx x से रिप्लेस कर रहे हो तो इसमें लिमिट्स की वैल्यूज क्या होगी, ये किस तरीके से आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो। देखो अब आप मान लो कि आप x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी रिप्लेस कर रहे हो ऐसा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा माइनस डी टी। यस, तो dx कन्वर्ट हो जाएगा माइनस डी टी में। अब क्वेश्चन आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या केस होगा। तो सबसे पहले मैं लोअर लिमिट को अगर देखूं, मेरी लोअर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट था x करस्पॉन्डिंग टू a, और x करस्पॉन्डिंग टू अगर a है तो हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी माना है। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे a रिप्लेस करोगे तो a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो t करस्पॉन्डिंग टू b। इट मीन्स जो लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t जब आएगी तो b की वैल्यू होगी वो। ऐसे ही जब आप अपर लिमिट कैलकुलेट करोगे, अपर लिमिट क्या थी, x इक्वल्स टू बी, तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी। तो जब आप x इक्वल्स टू बी रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस टी, b से b कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू मिलेगी a। इट मीन्स आपकी अपर लिमिट हो गई है a। तो जब इन लिमिट्स को आप इंसर्ट करोगे तो अपर लिमिट हुआ a, लोअर लिमिट हुआ b, और फंक्शन अब आपका क्या मिल गया है, a प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। अभी हमने देखा था एक प्रॉपर्टी जब माइनस साइन आता है तो मैं अपनी लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मेरी लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी a टू b में f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। अगेन आप t इज इक्वल टू एक्स रख दो तो आपकी जो फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, आइडियली फंक्शन बना आपका a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास लिमिट्स a टू b अवेलेबल है एक फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को इस तरीके से रख सकते हो f ऑफ x माइनस ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स है, तो क्या आप इसको 0 टू 2 पाई साइन टाइम्स ऑफ 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो कई बार ये प्रॉपर्टी मेरी एडवांटेजियस हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास फंक्शन a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो आप फंक्शन को a टू b लिमिट्स एज इट इज़ रख के भी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx कर सकते हो। मतलब आप सारी लिमिट्स को ऐड करिए, उसमें से x को माइनस करिए, तो फंक्शन आपका सेम ही रहेगा। ओके, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 5 एक्चुअली 4 से रिलेटेड है कि अगर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो आप 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी कि आप a से b अगर एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लिमिट ही 0 हो गई है, तो लोअर लिमिट 0 होने के बाद जब लिमिट्स को आप ऐड करोगे तो a ही आएगा, तो a माइनस एक्स कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब मान लेते हैं एक नया प्रॉपर्टी के, अब मान लेते हैं एक फंक्शन है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो आइडियली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। एक वैल्यू और है, देखो इसको और एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन 0 से 2a तक जा रहा है, मान लो कुछ ऐसा 0 से 0a और 2a ये कुछ ऐसा जा रहा है, तो आप अगर फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो आइडियली आप कर क्या रहे हो, आइडियली आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर रहे हो। तो क्या मैं इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 0 से a
एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से 2a एफ एक्स डी एक्स कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इस कर्व को, a1 एंड a2। 0 से a तक एक लिमिट रखा एंड a से 2a तक एक लिमिट रखा। अब आप क्या करो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स एडिसेस रखो। इस वाले फंक्शन के लिए अगर मैं x को 2a माइनस टी रिप्लेस करूं तो देखो क्या होगा, dx विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ dt। यस, और जो मेरी अपर लिमिट थी, अपर लिमिट क्या थी, मेरी अपर लिमिट था x इक्वल्स टू 2a। जब आप x की वैल्यू 2a यहाँ पर रिप्लेस करोगे इस वाले फंक्शन में तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी, तो t हो जाएगा 0। तो आपका अपर लिमिट हो गया 0। लोअर लिमिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो लोअर लिमिट आपका क्या है, x इक्वल्स टू a, और जब आप x इक्वल्स टू a रिप्लेस करोगे तो 2a माइनस टी, तो t विल बिकम a ओनली। तो अपर लोअर लिमिट हो गया आपका a, अपर लिमिट हो गया 0। तो मैं कह सकता हूँ a टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या माना है मैंने, 2a माइनस टी माइनस डी टी, यही माना। अब आपको पता है कि माइनस साइन होने पे मेरी लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। आपको पता है t को हम x से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कोई भी एक सिंगल वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है कि हम कुछ ऐसा इसको कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका वैलिडेशन था कि किस तरीके से किया। मैं इसको अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मेरी प्रॉपर्टी को। फाइनली 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हमेशा बराबर होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 6। कम टू नेक्स्ट वन। मान लो आपके पास एक फंक्शन है कुछ ऐसा, कैसा, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन को अगर देखूं तो मेरा फंक्शन आइडियली कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा, 0 a 2a। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही है। ऐसी प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। मतलब अभी जब हमने फंक्शन को सॉल्व किया था तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हमने किया था। तो अब आप कहते हो कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि भाई 2a माइनस एक्स एफ एक्स तो एफ एक्स के इक्वल है। तो आप इसको बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर मान लो यही प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो जाती कि f ऑफ 2a माइनस एक्स करस्पॉन्डिंग टू माइनस एफ एक्स है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, 0 a 2a, जैसे साइन का ग्राफ होता है। तो जब आप इसको एक अपने पीरियड में पूरा इस इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो मैं आइडियली इस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स जो है इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। पहली वैल्यू क्या, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स करस्पॉन्डिंग टू एफ एक्स है। 0 कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स करस्पॉन्डिंग टू माइनस एफ एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी दो वैल्यूज इस फंक्शन की निकल सकती हैं, आइदर दिस वन और दिस वन, डिपेंड करता है आपका एफ एक्स किस टाइप का है। जैसे कई बार आपने देखा होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, तो आप देखोगे क्योंकि साइन और कॉस में कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। अब इसी बेस पे मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। मान लो आपका एक फंक्शन है -a2 + a f(x) dx,
अब देखो माइनस ए टू प्लस ए अगर है तो डेफिनेटली फंक्शन का ग्राफ दो साइड में वेरी कर रहा होगा, यहाँ पे होगा आपका प्लस ए, यहाँ पे होगा आपका माइनस ए। ओके, अब देखो अगर प्लस ए टू माइनस ए टू प्लस ए फंक्शन कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, ऐसे। मेरा कहने का मतलब क्या है, फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में आप कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, इवन फंक्शन बोलते हैं इसको। तो अगर फंक्शन इवन है तो डेफिनेटली ये दोनों एरिया तो इक्वल होंगे, यस, ये भी ए होगा, ये भी ओ होगा। तो आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो टोटल एरिया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स? अगर फंक्शन इवन है तो बिल्कुल कह सकता हूं। अब मान लो दूसरा टाइप ये हो सकता है कि माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, कब? जब फंक्शन आपका ऑड है, इफ फंक्शन ऑड, इफ फंक्शन इज ऑड। अगर ऑड है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ देखो कुछ ऐसा रहा होगा, साइन टाइप का, ऐसा माइनस ए प्लस ए। तो इस केस में इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। क्यों? क्योंकि ये एरिया हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और दोनों हैं इक्वल। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली इसको ऐसे करने वाले हो, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इनडायरेक्टली तो यही कर रहे हो। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली माइनस ए प्लस ए, आंसर आएगा 0। तो इस टाइप से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, अगर फंक्शन ऑड होगा तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज में ये वैल्यू 0 आएगी, अगर फंक्शन इवन होगा तो ये प्रॉपर्टी में ये फंक्शन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज विद रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रल।